इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी ज़हनी माजूरियत एक काफ़ी पेचीदा मौजू है, लेकिन पता है ये अक्सर अकेले नहीं आती। एक टीचर के तौर पर यह समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इसके साथ और कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं ताकि वो क्लास में हर बच्चे को बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकें। तो चलिए इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इस पूरी वजाहत में हम इन 5 अहम शोबों पर बात करेंगे। शुरुआत होगी कुछ बुनियादी तसव्वुरात से, फिर हम हरकत, तवज्जो और असाबी निज़ाम से जुड़ी कुछ ख़ास कंडीशंस पर गौर करेंगे, और आखिर में इन सब मालूमात को मिलाकर असातिज़ा के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अ मल्टीफैसेटेड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ हम कुछ बुनियादी इस्तिलाहात यानी कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि हम इस मौजू पर सही तरीके से बात कर सकें। सबसे पहले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या आईडी है क्या? ये एक ऐसी डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें 2 चीज़ों में लिमिटेशंस होती हैं। एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यानी ज़हनी सलाहियत में, और दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर यानी रोज़मर्रा के माहौल से आमतौर पर आपस में मिलजुल कर काम करने की सलाहियत। और फिर एक और टर्म है एसोसिएटेड कंडीशंस। इससे क्या मुराद है? बेसिकली ये वो इजाफी माजूरियत या डिसऑर्डर्स हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ हो सकती हैं, और ये बच्चे की हरकत, उसकी गुफ्तगू या उसकी तवज्जो जैसे एरियाज को मुतासिर कर सकती हैं। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, एसोसिएशन डज नॉट मीन आइडेंटिटी, यानी 2 चीज़ों का एक साथ होना उन्हें एक ही चीज़ नहीं बना देता। ये असातिज़ा के लिए एक बुनियादी उसूल है। सिर्फ इसलिए कि एक बच्चे को 2 अलग अलग मसाइल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही मसले का हिस्सा हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये तसव्वुरात आगे कैसे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में। यहाँ हम ऐसी कंडीशंस देखेंगे जो मूवमेंट और कम्युनिकेशन यानी हरकत और मवासलात को मुतासिर करती हैं, सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म। सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्रल पैल्जी की। इसका बुनियादी ताल्लुक दिमाग के उस हिस्से से है जो जिस्म की हरकत को कंट्रोल करता है। तो ये एक मोटर डिसऑर्डर है, यानी इसका असर जिस्मानी हरकत और कोऑर्डिनेशन पर पड़ता है। तो सेरेब्रल पाल्सी जिस्म की मूवमेंट, पॉस्चर और कोऑर्डिनेशन को मुतासिर करता है। इसकी वजह बचपन में दिमाग को पहुंचने वाला नुकसान होता है। मगर याद रखें, और ये बहुत ज़रूरी है, सेरेब्रल पाल्सी का मतलब हरगिज़ ज़हनी माजूरियत नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस में अगर दिमागी नुकसान ज़्यादा हो तो ज़हनी माजूरियत भी साथ हो सकती है। असातिज़ा के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में जिस्मानी महदूदियात को ज़हनी सलाहियतों से अलग रखना चाहिए। हो सकता है एक बच्चा सबक को बहुत अच्छी तरह समझता हो, लेकिन लिखने या चलने में उसे दुश्वारी हो, तो उनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को अलग अलग देखना होगा। अब आते हैं ऑटिज्म की तरफ। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी इसका ताल्लुक दिमागी नशोनुमा से है। ऑटिज्म बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों को मुतासिर करता है: कम्युनिकेशन, सोशल इंटरैक्शन और बिहेवियर। कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में ज़हनी माजूरियत भी होती है, लेकिन बहुत से बच्चों की इंटेलिजेंस एवरेज या उससे भी ज़्यादा होती है। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ हों तो बच्चे में कम्युनिकेशन की कमी और एक ही काम को बार बार दोहराने जैसे रवैये नज़र आ सकते हैं। तो क्लासरूम में क्या करना चाहिए? ये फ़र्ज़ करने के बजाय कि बच्चे की सीखने की सलाहियत कम है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना चाहिए। विजुअल सपोर्ट्स यानी तस्वीरी इशारे इस्तेमाल करने चाहिए, और हर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक कम्युनिकेशन की अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। चलिए अब सेक्शन 3 में चलते हैं। यहाँ हम उन कंडीशंस पर बात करेंगे जो तवज्जो और हिस्सियत यानी अटेंशन और सेंसेस को मुतासिर करती हैं। मतलब बच्चे मालूमात को कैसे महसूस करते और प्रोसेस करते हैं। पहले देखते हैं सेंसरी इम्पेयरमेंट्स यानी हिस्सी खराबियां, जैसे देखने या सुनने के मसाइल। इसमें सुनने और देखने की माजूरियत शामिल है। ये इस बात पर असर डालती हैं कि बच्चा अपने माहौल से इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल करता है। सिर्फ सेंसरी लॉस होना ज़हनी माजूरियत की निशानी नहीं है, लेकिन अगर ये मसला शदीद हो और इस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये बिल्कुल ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर कर सकता है। असातिज़ा के लिए यहाँ अहम नुक्ता ये है, इस बात को यकीनी बनाएं कि सीखने में दुश्वारी की वजह गलत फहमी में ज़हनी माजूरियत ना समझी जाए, जबकि असल रुकावट मालूमात तक रसाई ना होना है। अच्छा, ये स्लाइड वाकई दिलचस्प है। ये वाज़े तौर पर तवज्जो की दुश्वारियों जैसे ADHD और ज़हनी हुदूद यानी ID के दरमियान फ़र्क को दिखाती है। ADHD तवज्जो, जज्बात पर काबू और एक्टिविटी लेवल को मुतासिर करता है। ये एक बिहेवियर और अटेंशन से मुताल्लिक कंडीशन है, जबकि ID
ذہنی صلاحیت اور روزمرہ کے کام کرنے کی مہارت سے متعلق ہے۔ یہ ایک کوگنیٹو پروسیسنگ سے جڑی کنڈیشن ہے۔ اس فرق کو سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اساتذہ کو ان دونوں کے درمیان فرق کرنا آنا چاہیے تاکہ وہ اسی کے مطابق صحیح رویہ اور تدریسی حکمت عملی استعمال کر سکیں۔ اب آتے ہیں سیکشن 4 پر، ایپیلیپسی، ایک اعصابی بیماری۔ اس میں ہم دوروں یعنی سیجرز اور سیکھنے کے عمل کے بیچ کے تعلق کو سمجھیں گے۔ ایپیلیپسی، جسے عام زبان میں مرگی بھی کہتے ہیں، ایک ایسی نیورولوجیکل کنڈیشن ہے جس میں بار بار دورے پڑتے ہیں۔ اس کا تعلق ذہنی معذوریت سے ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی ذہنات بالکل نارمل ہوتی ہے۔ یہ تعلق اس وقت زیادہ عام ہوتا ہے جب دورے بچپن میں شروع ہوں یا ان پر ٹھیک سے قابو نہ پایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے۔ انہیں سیجر مینجمنٹ کی ٹریننگ ملنی چاہیے، بچوں کو اس سے جڑی بدنامی یا سٹگما سے بچانا چاہیے اور مسلسل تعلیمی مدد پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور اب ہم اپنے آخری سیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، دی انکلوسیو ایجوکیٹرز فریم ورک۔ یہاں ہم اس ساری معلومات کو تھیوری سے پریکٹس میں لے کر جائیں گے۔ یہ سلائیڈ بہترین طریقے سے ایک 3 سٹیپ پروسیس واضح کرتی ہے۔ نمبر 1، غلط لیبل لگانے سے بچیں، صرف ایک ڈائگنوسس سے آگے دیکھیں۔ نمبر 2، بچے کی صلاحیتوں کا دوبارہ جائزہ لیں، اس کے مختلف مسائل کو الگ الگ کر کے سمجھیں۔ اور نمبر 3، اپنے پڑھانے کے طریقے کو اڈیپٹ کریں، ہر بچے کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق فلیکسیبل اسٹریٹجیز استعمال کریں۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں ایک سپورٹ بیسڈ ماڈل اپنانا ہے، ڈیفیسٹ ماڈل نہیں، یعنی بچے کی کمیوں پر توجہ دینے کے بجائے اسے سہارا دینے پر فوکس کرنا ہے۔ اصل مقصد رکاوٹوں کو دور کرنا اور تعلیمی سرگرمیوں میں ہر بچے کی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ اور آخر میں یہاں ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک جامع نظریہ یعنی ہولسٹک اپروچ جو بچے کو کسی ایک لیبل سے پرے مکمل طور پر دیکھتا ہے، وہ طالب علم کی حقیقی صلاحیتوں کو کیسے انلاک کر سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔